अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का अगर मैं आपको इनडायरेक्टली उर्दू में मतलब बताऊं तो इनडायरेक्टली उसका उर्दू में मतलब होता है मंजर, यानी मंजर कशी करना, यानी देखना वगैरह। सही है। हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो लाइट की मदद से देखते हैं। अगर किसी कमरे में रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप इस कमरे में किसी चीज को देख नहीं सकते, यानी आप उस चीज को मंजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस कमरे में लाइट होती है तो आप उस चीज को देख सकते हैं। सही है। तो यानी सीधा हम ये बोल सकते हैं कि भाई लाइट के बारे में स्टडी करना, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना। सही है। फिर लाइट से बनने वाली इमेजेस के बारे में स्टडी करना। मैं तो इसको इतना सब कहता हूँ आसान अल्फाज में कि भाई इसमें हम सिंपल सादा पढ़ते हैं लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, यानी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे ट्रांसमिट करती है, यानी कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन देखते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन देखते हैं। और दूसरा हम ये देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। देखो भाई, इमेज दो चीजों में बनती है। एक तो आप जब आईने के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज बनती है, तस्वीर बनती है आईने में, और आईने को हम कहते हैं मिरर। यानी इस चैप्टर का एक पूरा पोर्शन बेस है मिरर पे। दूसरा जो होता है हमारे पास, जैसे हम कैमरे में तस्वीरें लेते हैं, कैमरे में इमेजेस कैप्चर करते हैं, तो कैमरे में क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। तो एक पोर्शन में हम मिरर देखेंगे, एक पोर्शन में हम लेंस देखेंगे। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि जो एक पोर्शन इसका मिरर वाला है उसको मैं कवर कर दूं। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का आगाज है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन भी है वो इसी पे है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो भाई, रिफ्लेक्शन काफी बार दोहरा चुके हैं हम कि भाई जब किसी चीज से कोई चीज टकराए और वो वापस आ जाए वो कहलाती है रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, ये क्या है, मेरे पास एक सरफेस है। अच्छा, इस सरफेस से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखो भाई, जो लाइट होती है, जैसे ये मेरे पास एक मीडियम है, जब लाइट किसी मीडियम से टकराती है तो लाइट तीन फिनोमिनास अपनाती है। तीन काम इसके साथ होते हैं, तीन फिनोमिना इसके साथ होते हैं। किसके साथ? लाइट रे के साथ। या तो होता ये है कि भाई ये लाइट टकरा के वापस चली जाए, इस टकरा के वापस जाने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सही है। या तो होता ये कि ये पेनिट्रेट करके अंदर थोड़ी बेंड होके आगे चली जाए, इस अंदर जाने को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी लाइट रे इस मीडियम के अंदर चली गई। सही है। वापस नहीं गई बल्कि अंदर चली गई। और यह होता ये कि इस मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे लाइट रे क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये तीन फिनोमिना इस लाइट रे के साथ होते हैं। इस चैप्टर में हम ये एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन। सही है, रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, फिर इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं रिफ्लेक्शन की। देखो भाई, रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि भाई मेरे पास एक ये सरफेस है, और सरफेस होना क्या चाहिए, एक साइड से पॉलिश्ड हुआ होना चाहिए, एक साइड से पॉलिश होना चाहिए, एक साइड से शाइनी होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने आईना देखा हो, आईने में एक तरफ शाइनी होती है और दूसरा तरफ उसका जो होता है काला मतलब पॉलिश्ड होता है, काला होता है। यानी दूसरी तरफ से अगर आपके सामने आईना में लेकर आओ और आईने में आप एक तरफ अपनी शक्ल देख पाओगे लेकिन दूसरी तरफ नहीं देख पाओगे, क्योंकि दूसरा तरफ उसका ब्लैक ब्लैक सा वो होता है, यानी वो पॉलिश्ड वो होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई इसका एक साइड पॉलिश्ड है, एक साइड शाइनी है। यहां से मेरे पास एक आई लाइट रे, क्या है भाई? लाइट रे। लाइट रे आई और इस सरफेस के साथ टकराई, लाइट रे आई और इस सरफेस के साथ टकराई। अब इस सरफेस के साथ जब टकराती है तो जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं।
अब बोले कि भाई नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हो। आप देख सकते हैं कि भाई इस नॉर्मल की, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इन दोनों के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अच्छा, नॉर्मल जो आप बनाओगे तो आपने उसी पॉइंट पे बनाना है जहां पे ये इंसिडेंट लाइट रे आके टकराती है। लाइट रे अगर इस पॉइंट पे टकराई है तो मैंने इसीलिए नॉर्मल यहां पे इस पॉइंट पे बनाया। अगर लाइट रे, ना कि मैं नॉर्मल इस पॉइंट पे बनाऊं, आप कहोगे भाई ये भी तो 90 डिग्री है, लेकिन लाइट रे चूंकि यहां पे टकराई है इसी वजह से मैंने नॉर्मल यहां पे बना दिया। सही है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जहां पे लाइट रे टकराएगी वहीं पे हमारा नॉर्मल बनेगा। और टकराने के बाद सबको पता होता है क्या है कि भाई इस तरह से वापस चली जाएगी। ये हमारे पास हुआ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में दो तीन बातें हैं। ये जो रिफ्लेक्शन हुई इसकी जरा हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि भाई हुआ क्या, कि भाई द बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक हुआ है ना, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes, strikes यानी टकराना, a smooth polished surface, पॉलिश भी है और स्मूथ भी है। when the bouncing back of light when it strikes a smooth polished surface is called reflection of light। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही लिख दो बस काफी है। is called reflection of light। क्या भाई लाइट की रिफ्लेक्शन में क्या है कि भाई बाउंसिंग बैक हो रही है लाइट। अब इस लाइट की रिफ्लेक्शन में हम आपको जरा दो तीन बातें और बताते हैं कि भाई ये जो लाइट रे जो आके टकराती है सरफेस के साथ, उस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या होता है भाई, इंसिडेंट रे। जिस रे ने टकराना होता है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। सही है, और जो रे टकरा के वापस चली जाती है उस रे का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है भाई, रिफ्लेक्टेड रे। सही है। अब एक और चीज जो हमारे पास होती है वो ये होती है कि भाई एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में, और एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान। सही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम अमूमन आई से शो कर देते हैं और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, उन दोनों के दरमियान का जो एंगल होता है उसको हम आर से अमूमन शो करते हैं और इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, तो ये जो डायग्राम है आपकी बुक में एक तो सवाल था इसके ऊपर, पहला सवाल है, फिर दूसरा नंबर पे सवाल है इस डायग्राम के ऊपर कि भाई हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक डायग्राम के थ्रू करके दिखाओ। सही है, तीसरा सवाल आपके बुक में एक दो तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूछा गया है कि भाई नॉर्मल क्या होता है हमारे पास। हम नॉर्मल की डेफिनेशन लिख देते हैं कि भाई नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन on a surface। सही है, सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारे पास कहलाती है नॉर्मल। दूसरा जो चीज आपसे पूछा गया था उस सवाल में वो ये था कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। साथ साथ सवालों के जवाब भी करते जाए ना, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि भाई सर सवालों के जवाब भी करा दिया करो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि भाई अभी मैंने आपको बताया कि वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जो बनता है वो एंगल कहलाता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हम यहां लिख देंगे कि द एंगल formed between the incident ray and
normal, and the normal is called एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है। और दूसरी चीज जो आपसे पूछी गई है इसमें, इस सवाल में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंस। और दूसरी चीज जो पूछी गई थी वो ये था कि भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताओ। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आसान है भाई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बनता है वो हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लिखेंगे द एंगल formed between reflected ray and the normal is called angle of reflection। तो ये था भाई हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक, जिसमें हमारे 4 सवाल भी कवर हो गए और टॉपिक भी कवर हो गया कि भाई क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक अ स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि भाई जब लाइट किसी सरफेस से टकराए और टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाए, ये फिनोमेना हमारे पास कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जरा बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा भाई, तो रिफ्लेक्शन का एक और टॉपिक रह गया, वो है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास 2 लॉज है। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to the angle of reflection। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। दैट इज एंगल I बराबर होना चाहिए एंगल R के। सही है। और दूसरा जो लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो ये है, ये चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास ये कहता है कि भाई जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो हमारे पास नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, या फिर यहां लिख देते विल लाई इन द सेम प्लेन। सारी की सारी एक ही प्लेन में होनी चाहिए, विल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। यानी प्लेन से मुराद ये है कि जैसे प्लेन बनते 2 एक्सिस से, ये एक प्लेन है, सही है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। मान लो एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, एक ये और एक ये, सही है। तो ये प्लेन इस तरफ है, ये प्लेन इस तरफ है। तो अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, नॉर्मल इस प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होना चाहिए, ना कि इस प्लेन में होना चाहिए। सही है। तो तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये हमारे पास एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, वो है मिरर। सही है। मिरर और उसके 2 टाइप, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सही है। देखो भाई, ये टॉपिक अगर समझ लिया ना, तो समझो ये चैप्टर आप लोगों ने आधा समझ लिया। सही है। बाकी ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तो ओवर टाइम समझ में आ ही जाते हैं। देखो भाई, मिरर हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, मिरर हमारे पास एक ऐसा सरफेस होता है जिस पे लाइट टकरा के वापस आती है। दोबारा सुनो, मिरर हमारे पास एक ऐसा सरफेस होता है जिस पे लाइट टकरा के वापस आती है, यानी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उधर।
तो मतलब क्या है कि मिरर का एक सरफेस पॉलिश होता है, एक सरफेस शाइनी होता है। आपने अपने घर के आईनों में भी देखा होगा कि भाई एक सरफेस ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का, जैसे काला काला कलर हुआ होता है, और एक सरफेस शाइनी होता है जिसमें हमारा चेहरा हमें दिखता है। तो ये होता है हमारे पास सिंपल मिरर। लेकिन जो मिरर हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं वो है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही मिरर हमारे पास इस तरह से सी शेप के होते हैं। कौन सी शेप के होते हैं? सी शेप के होते हैं। इस कॉनकेव मिरर का आउटर साइड ये होता है हमारे पास पॉलिश्ड। पॉलिश कौन सी साइड होती है? बाहर वाली साइड। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास है अंदर वाली साइड पॉलिश्ड हुई होती है। सही है। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाली साइड पॉलिश हुई होती है और कॉनकेव मिरर में हमारे पास बाहर वाली साइड पॉलिश हुई होती है। अब ये जो मिरर है ये आपको वैसे तो नजर आ रहा होगा सी शेप का, लेकिन ये होता है कटोरे जैसा। किस तरह होता है? जैसे ये देख रहे हो ना, कटोरा तो देखा होगा आप लोगों ने अपने घरों में, तो ये उसी तरीके से कटोरे जैसा होता है। इन मिरर्स को हमारे पास कहा जाता है स्फेरिकल मिरर्स। बुक में भी लिखा होता है, और इन मिरर्स को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, ये अब देखने से तो हमें नहीं लग रहा कि ये स्फेरिकल है, क्योंकि स्फेरिकल जो होता है वो ऐसे फुटबॉल शेप होता है। सही है। जैसे अगर एक तो मैं ये ले लेता हूं सर्कल, एक होता है हमारे पास सर्कल, तो सर्कल का ये मैं हिस्सा काट दूं तो वो तो ऐसी नजर आएगा। सही है। लेकिन एक होता है हमारे पास स्फेयर। मान लो ये हमारे पास स्फेयर है, ये मेरे पास एक फुटबॉल है। क्या है मेरे पास? ये फुटबॉल है। और अगर मैं फुटबॉल हमारे पास स्फेयर की शक्ल का होता है ना। स्फेयर कौन सी शक्ल होती है? जो फुटबॉल की शक्ल होती है। और इस फुटबॉल का मैंने यहां से इस तरह से काट दिया। सही है। तो मुझे बताओ जो ये हिस्सा है, क्या ये आपको ऐसा नजर आएगा? हाँ भाई, क्या ये आपको ऐसा नजर आएगा कि नहीं? बिल्कुल कटोरे जैसा। तो ये भी बिल्कुल कटोरे की शक्ल का होता है, लेकिन हम इसको ऐसे सी शेप इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें अपनी स्टडी में आसानी पैदा हो। सही है। तो ये होता है ऐसे कटोरे जैसा है, और इस कटोरे को अगर मैं वापस इस पे लगा दूं तो ये एक स्फेयर मुकम्मल हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है ये स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि ये स्फेयर का ही पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? स्फेयर का पार्ट होते हैं। इसी वजह से इन दोनों को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी, अब जरा हम इनके डेफिनेशन पे आते हैं। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन में मैं क्या लिखूं कि भाई द मिरर विच हैज outer side polished and inner side shiny is called कॉनकेव मिरर। सही है। कॉनकेव मिरर क्या है कि जिसमें हमारे पास आउटर साइड पॉलिश्ड हुई हो, बाहर वाली साइड पॉलिश्ड है लेकिन अंदर वाली साइड शाइनी है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। लेकिन इसी के बरक्स, इसके उल्टा, द मिरर विच हैज inner side polished and outer side shiny is called concave mirror। सही है। अच्छा, यहां पे हमारा सॉरी, कॉनकेव मैंने लिख दिया, कॉन्वेक्स मिरर। क्या ये? कॉन्वेक्स मिरर। आउट इनर साइड पॉलिश्ड है, आउटर साइड शाइनी है तो कॉन्वेक्स मिरर, और आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड शाइनी है तो कॉनकेव मिरर।
इनर साइड पॉलिश्ड है, आउटर साइड शाइनी है, तो कॉनकेव मिरर। इस मिरर को हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। और इस मिरर को हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डाइवर्जिंग मिरर। सही है। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है, ये हम जरा थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। सही है, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं जरा इसको मिटा रहा हूं और जरा हम इसकी मजीद आगे की तरफ बातें करने जाते हैं। अब जो 2-3 बातें हमने डिस्कस करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि हमारे पास आगे के टॉपिक में बहुत काम आने वाली है। वो इंपॉर्टेंट बातें कुछ यूं है कि भाई इस मिरर के टॉपिक में आप बचपन से मिरर पढ़ते हुए आते हैं 6, 7, 8 से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस मिरर में हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। एक होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारे पास फोकल पॉइंट, या इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से। एक होता है हमारे पास सेंटर और एक होता है हमारे पास पोल। सही है, ये बेसिक चीजें अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद और भी आगे मजीद चीजें हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है हमारे पास, ये भी अभी बता देता हूं, बाकी फिर थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं। सही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आर से डिनोट करते हैं इसको। देखो भाई होता क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि ये मिरर हमारे पास स्फेरिकल होते हैं। स्फेयर का एक सेंटर होता है, ऐसा है कि नहीं है? जैसे हमने ये जो मिरर लिए ये इस स्फेयर से इस तरह से काटे हुए। सही है, तो ये मिरर मैं यहां पे बना देता हूं फिलहाल। ये जो हिस्सा मैंने काट दिया है, और अभी जो भी बातें हम करते हैं मिसाल के तौर पे वो हम कॉनकेव मिरर के लिए करते हैं, यानी जो बाहर से पॉलिश्ड और अंदर से शाइनी है कॉनकेव मिरर, उसके हवाले से सारी बातें करते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के हवाले से बातें हमारे बुक में नहीं है, इसीलिए हम कॉनकेव मिरर का है तो कॉनकेव मिरर को ही लेके चलेंगे। देखो हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो इसी सेंटर को हम मिरर का क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे है, तो मैंने कहा चलो मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है। सही है, क्योंकि जब मैं इसका स्फीयर पूरा करता हूं तो वो कुछ यूं पूरा हो रहा है। सही है, ये मेरे पास एक मिरर है, इसको मैं हटा दूं। ये मेरे पास एक मिरर है, और इस मिरर का जब मैंने स्फीयर पूरा किया, ये स्फीयर का एक हिस्सा है, जब इसका मैंने स्फीयर पूरा किया तो देखा मैंने कि भाई सेंटर मेरे पास कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है। तो जो स्फीयर का सेंटर आता है ना, वही हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी। सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन कहलाता है? जो कि हमारे पास स्फीयर का सेंटर आता है, वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, अब स्फीयर की बात हटा दो, स्फीयर को हमने हटा दिया। अच्छा, यहां से एक और भी बात बता देता हूं मैं आपको। जैसे अमूमन हमें पता है कि भाई सेंटर से लेकर ये सर्कल का जो हिस्सा होता है, यानी इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कल तो नहीं, ये खैर ये जो सेंटर, ये जो बाहर की लाइन होती है ना, ये कहलाती है सर्कमफेरेंस। तो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है रेडियस। तो यहां से लेकर यहां तक ये भी इसका रेडियस है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर हमारे पास मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी मैं यहाँ पे इसको ऐसे मान लूं, मिरर तक का डिस्टेंस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। सही है, यहां से मैं इसको अब स्फीयर को हटा देता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ आ गया कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस ये हमारे पास कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस मिरर का एक बीच का पॉइंट होता है, जैसे मान लो मैंने वो बीच का पॉइंट ये मान लिया, तो ये जो मिरर का जो बीच का पॉइंट होता है ये हमारे पास कहलाता है पोल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। मिरर का मिड पोल,
और स्फेयर का मिड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और मिरर के मिड को हम पी से डिनोट करते हैं। इस सी और पी को मिलाने वाली लाइन जो होती है, इस सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सी और ये पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये जो लाइन जिस इन दोनों पॉइंट को मिला रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरी बात, एक और बात, प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, पोल भी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, लेकिन जो लास्ट बात है वो हमारे पास होती है फोकस। फोकस को अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो फोकस होता है, जैसे ये सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी शॉर्ट में मैं कह देता हूं रेडियस है। तो इस रेडियस का जब आप आधा करोगे, यानी अगर ये रेडियस मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका आधा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो मान लो वो 3 सेंटीमीटर यहां कहीं आ रहा है, तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे रेडियस का आधा हाफ हमें मिल रहा होता है, वो पॉइंट कहलाता है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट, सही है, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर बार ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ निकले हमारे पास, लाजमी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल फोकस की असल मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, सही है। तो ये जो 4 टर्म जो मैंने आपको बताया, इनको जरा जहन में रख लो, क्योंकि अभी आगे जाके हमने इसको बार बार दोहराना है, सही है। अब जो इसको जरा नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि भाई इमेज फॉर्मेशन बाय हाँ भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सही है। अच्छा, यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ गया कि भाई प्रिंसिपल फोकस जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? r/2 के। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप आधा करोगे तो आपके पास क्या आएगा? प्रिंसिपल फोकस, या फिर r को आप ऐसे लिख सकते हो r = 2f, सही है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अच्छा, यहां से अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सही है। लेकिन इससे पहले भी, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक और टॉपिक को समझेंगे। यहां पे लाइन लगा के कर देता हूं कि भाई रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, या फिर रूल्स ऑफ, हाँ इमेज फॉर्मेशन ही कर देते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अभी एक्चुअल नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा, ये टॉपिक भी आपके बुक का है नहीं, लेकिन चूंकि ये समझना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। देखो भाई, हमारे पास एक है कॉनकेव मिरर, सही है। इस कॉनकेव मिरर का बीच का जो हिस्सा होता है ये हमारे पास कहलाता है पोल। इसमें एक होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है, और ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, सही है। हम ये कहते हैं कि भाई जब भी आपके पास अगर कोई लाइट रे आ रही है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल तो आप जानते हो ना कि जैसे जैसे प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है वैसे वैसे वो लाइट रे जा रही है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये लाइट रे अगर इसके पैरेलल है, तो जब ये मिरर से टकराएगी, तो मिरर से टकराने के बाद ये वापस जब जाएगी तो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। मेरी ये बात याद रख लो, ये पहला उसूल है कि भाई जब आपके पास लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो यानी ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, तो ये जब टकराने के बाद जब वापस आएगी तो ये किससे होती हुई जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। ये पहला उसूल। दूसरा उसूल इसका बिल्कुल उलट, ये पोल, अपने पास कॉपी पेंसिल और स्केल उठा लो, क्योंकि इस चीज के लिए अगर आपके स्केल नहीं है तो ये टॉपिक आप वैसे ही फजूल में पढ़ रहे हो, स्केल इसमें लाजमी लगता है, सही है।
वरना आपकी कैलकुलेशन इसमें एग्जैक्ट नहीं आएगी। दूसरी चीज हमें ये कहती है, अगर लाइट रे आ रही है पीछे से और वो प्रिंसिपल फोकस को पास करती हुई जा रही है, अगर ऐसे लाइट रे आ रही है और वो प्रिंसिपल फोकस को पास करती हुई जा रही है, यानी अगर ऐसी लाइट रे हमारे पास आ रही है पीछे से और वो प्रिंसिपल फोकस को टच करती हुई जा रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से टकराने के बाद, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। बात समझ आ रही है कि जब लाइट रे आ रही है और वो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए मिरर के साथ टकरा गई, तो टकराने का जब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापसी कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। जैसे ये था कि भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, लेकिन अगर प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आ रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सही है, दो उसूल हो गए हमारे पास। एक तीसरा उसूल ये है, 4 उसूल है टोटल। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है, मान लो अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई गई। सही है, अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई गई। सही है, यानी ये ऐसे आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई मिरर से टकरा गई। सही है, तो जब ये मिरर से टकराती है तो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस जाती है, यानी ये ऐसे आई तो वापस भी कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए जाएगी। अगर आते हुए इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए आई है, तो वापस भी जब जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए जाएगी। आते हुए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आई है तो जाते हुए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। ये रूल नंबर 3 है और इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हमारी इमेज फॉर्मेशन में, क्योंकि ये बहुत फिर मुश्किल हो जाता है हमारे पास। सही है, लेकिन रूल याद होना चाहिए। चौथा रूल हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास अगर अच्छा भाई, तो हमारे पास जो आखिरी रूल है वो ये है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास पोल है। अगर लाइट रे आई और ऐसे पोल से टकराई, लाइट रे आई और ऐसे पोल से टकराई। सही है, अगर पोल पे टकरा गई लाइट, तो यहां से जब ये ऐसे वापस तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल होगा जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो वापसी जाते हुए ये ऐसे जाएगी कि जितना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, जिसमें हमने ये देखा है कि भाई आई इक्वल टू आर होना चाहिए, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी जब आते हुए ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, वापस जाते हुए ये प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। सही है, अच्छा भाई अब आ गए हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सही है, तो कॉनकेव मिरर से जो हमारे पास इमेज बनती है वो कुछ यूं होती है। ये मैंने टेबल बनाया जिसमें हमने कंडीशन लगाई हुई है कि भाई जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे होगी तो इमेज कहां पे बनेगी। बियॉन्ड सी होगी, एट सी होगी, बिटवीन सी एंड एफ होगी, एट एफ होगी, बिटवीन पी एंड एफ होगी। सही है, ये मेरे पास अपने लिए एक गत्ता उठा लिया मैंने जिसके थ्रू मैं एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाऊं, यानी सही से लाइनें बना पाऊं। सही है, अब पहला जो कंडीशन हम लगा के देखते हैं वो ये वाली लगा के देखते हैं। सही, इन्फिनिटी वाली मैं आपको आखिर में लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये बाकी सारी कंडीशन समझ लोगे तो आपको इन्फिनिटी वाली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ आ जाएगी। ये मेरे पास मान लो एक कनकेव मिरर आ गया जो कि आउटसाइड से पॉलिश्ड है। सही है, ये इसका बीच का पोल आ गया। सही है, तो ये आ गया हमारे पास पोल। अब ये पोल से मैं इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेता हूं। सही है, ये इसमें स्केल लाजमी है, क्योंकि अगर लाइन टेढ़ी वेढ़ी बनेगी तो इमेज आपकी सही से नहीं बन पाएगी। सही है,
तो आप बराए मेहरबानी स्केल लाजमी उठा लीजिए। तो ये मेरे पास आ गई एक प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें हम 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक हम मार्क कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट, और एक हम मार्क कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट, यानी दोनों सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। जैसे मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया और इस पे प्रिंसिपल फोकस मेरा यहाँ पे आ रहा है, सही है। तो जितना पोल से प्रिंसिपल फोकस दूर है उतना ही प्रिंसिपल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर होगा, यानी सी और एफ जो है वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, सही है। तो ये मेरे पास एक जो हमने मिरर बना लिया। अब जरा हम अपनी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। यार जैसे मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये दूसरी वाली मैं आपको पहले करा देता हूँ। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, सही है। अच्छा, और इसको करते हुए हम अपने इस टेबल को फिल करेंगे। मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे रखा है। ये ऑब्जेक्ट का ए बी नाम दे दिया, सही है। और यहां से 2 रेज हमने निकाली, एक रे जाके टकराई सीधा मिरर पे, यानी यहां से जो हमारे पास एक रे गई वो हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है, सही है। एक रे जो हमने निकाली वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो हमने रूल्स में पढ़ा है कि जो रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो वापसी आते हुए कैसे आएगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आएगी। ये हमने रूल्स में पढ़ा है, तो इसको ऐसे बना दो, सही है। 2 रेज हमेशा निकालनी है, क्योंकि इमेज बताने के लिए 2 रेज लाजमी होती है। दूसरी रे हमने यूं निकाल ली कि अच्छा भाई, तो जो दूसरी रे हम निकाल रहे हैं वो अपने दूसरे प्रिंसिपल के थ्रू निकाल रहे हैं कि भाई जो दूसरी रे यहां से निकली है वो मान लो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है। कहां से होती हुई जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है, इस तरह से। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अगर आप इसमें स्केल यूज नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। यानी ये प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है, और हमें पता है भाई जब रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाती है तो वापसी जाते हुए वो कैसे जाती है भाई, वापसी जाते हुए वो पैरेलल जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, यानी कुछ यूं जाएगी है, सही है। आते हुए जब प्रिंसिपल फोकस से आई है तो जाते हुए कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो हमने रूल्स में देखा है। अब देखो यहाँ पे ये जो जहां पे ये दोनों रेज आकर मिलती है, सही है, एक ये प्रिंसिपल फोकस से आई है और एक पैरेलल होके वो भी प्रिंसिपल फोकस से आई है। तो जहां पे ये रेज आके मिलती हैं, इनको इस पॉइंट को हम कहते हैं सॉरी, इस पॉइंट जो जहां पे ये आके मिलती है वो पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ऑफ इमेज, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, इमेज। तो इमेज हमारे पास कुछ यूं बनता है कि हम जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है वहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कहां तक, जहां पे ये रेज मिलती है। तो ये हमारे पास होता है हमारा इमेज, यानी ये वाला रे जो ये वाला एरो जो था ये ऑब्जेक्ट था, और ये वाला एरो जो है जो नीचे बना है वो हमारे पास क्या है, वो है इमेज, सही है। तो इमेज बनाने का तरीका आपको आ गया होगा कि जहां पर आपके पास रेज आकर मिलती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर वहां तक एक लाइन बना दो, वो लाइन हमारे पास होती है इमेज। अब देखो कि भाई इमेज हमारे पास कहां पे बनी है, तो ये देख रहे हो सी और एफ के दरमियान में बनी है, तो हम यहां लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सही है। हमारे पास जो इमेज की पोजीशन आई है वो कहां पे आई है, सी और एफ के दरमियान में आई है। साइज ऑफ इमेज देखो कैसा है, अच्छा साइज ऑफ इमेज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई डिमिनिश यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया गया ये छोटे के लिए इस्तेमाल किया गया, डिमिनिश्ड, सही है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का मतलब, नेचर ऑफ इमेज में हम 4 अल्फाज लिखते हैं, एक होता है रियल, और या तो रियल के बदले होता है वर्चुअल, और एक होता है
इरेक्ट इन्वर्टेड, और एक होता है इरेक्ट, या फिर इसको अपराइट भी कहते हैं। तो या तो ये दो लफ्ज आते हैं नेचर में, या तो ये दो लफ्ज आते हैं। अब गौर करना कि ये दो लफ्ज कब आते हैं, ये दो लफ्ज कब आते हैं, जब ये दो रेज आपस में एक्चुअल में मीट करती हैं तो हमारे पास इमेज जो बनती है रियल। अब देखो दोनों रेज आपस में हकीकत में इन दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये दोनों रेज आपस में मिली हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास कंडीशन ऐसी होती है जो जहां पर रेज मिल नहीं रही होती और हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं। वो कंडीशन हम आगे देखेंगे, यहाँ पे बिटवीन पी एंड एफ में देखेंगे वो कंडीशन। तो यहाँ पे रेस एक्चुअल में मिल रही है तो ये इमेज हमारे पास है रियल। और आप देख सकते हो यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एरो नीचे की तरफ है, यानी आपके पास इमेज कैसा है, उल्टा है। तो इमेज जब उल्टा होता है तो हम इसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सही है, रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। तो ये हमारे पास दूसरा वाले की कहानी हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सही है, और इसको मिटा के इसको मिटा देते हैं जरा। अगली लेंस बना के तीसरे वाले कंडीशंस को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास पोल यानी P, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, सही है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये हमने यहाँ पे अपना एक पॉइंट मार्क कर लिया है जो कि ये है प्रिंसिपल फोकस, इतना दूर प्रिंसिपल फोकस और इतना ही दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बातें बता दी मैंने आपको कि भाई ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, सी पे है, यानी सी पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल सी के ऊपर ही एरो बनाना है। कहाँ पे एरो बनाना है, सी के ऊपर एरो बनाना है। यहाँ पे इसका नाम आ गया ए बी, सही है। यहां से हम दो रेज निकालेंगे, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वापसी में जाते हुए ये कहां से होती हुई जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, सही है। और दूसरा रे जो आएगा वो प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ आएगा, कहां से होता हुआ आएगा भाई, प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ आएगा, और टकराने के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। कैसे जाएगा भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कहां पे मिल रहे हैं, हाँ देखो इतना मैंने सीधा सीधा खींचने की कोशिश की लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो गया, क्योंकि ये लाइन जो आ रही है, ये पॉइंट, ये बिल्कुल इसी सी के नीचे आना चाहिए था, सही है। तो ये सी के नीचे अभी भी नहीं आया क्योंकि ये मेरे से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी हो गई है, या फिर मैंने ये डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं लिया होगा। तो आप बराए मेहरबानी एक तो ये डिस्टेंस एक्यूरेट रखना और एक अपना लाइन सीधी खींचना, सही है, वरना ये लाइनें ऐसे गड़बड़ होती रहेंगी। तो इसमें होता क्या है कि भाई सी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां पे बना, वो भी सी पे बना। तो ये हमारे पास इमेज है, ये भी सी पे बना है, आप देख सकते हो कि भाई कहां पे ये इमेज, सी पे है। दूसरा, इमेज की साइज देखो, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, तो यहां हम लिख देंगे सेम साइज। और बाकी दोनों रेज आपस में एक्चुअल में मीट कर रही है और इमेज उल्टी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। तीसरा जो हमारे पास आएगा वो यूं आएगा कि भाई अब जो हमने रखना है, ये हमारे पास पोल, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, सही है, और यहां हमने पॉइंट मार्क कर लिए एक डिस्टेंस का। ये मान लो हमारे पास यहां तक प्रिंसिपल फोकस है, तो यहां से यहां तक हमारे पास होगा
सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जितना अगर 3 सेंटीमीटर का प्रिंसिपल फोकस लिया तो 3 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना पड़ेगा। अब इस दफा ऑब्जेक्ट देखो कहां पे पड़ा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हमारे पास सी और एफ के दरमियान में, यानी यहां पे मान लो पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ए बी। यहां से दो रेज हमने निकाली, एक रे तो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर से टकराने के बाद कहां से होती हुई जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। ये बात हमने देख ली है। इस रे को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं मजीद, सही है। और एक रे जब फोकस से होती हुई जाती है तो वो टकरा के जैसे यहां से ऐसे आई, प्रिंसिपल फोकस से टकराई और वापस जाते हुए कैसी जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे फिर लगता है हमारे से कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कुछ बड़ा चला गया। मान लो ये हमारे पास सी है और यहाँ पे देखो ये पॉइंट बना है और ये कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट को मिलाए तो ये कुछ यूं लाइन बन रही है। तो ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इमेज कहाँ पे बन रही है, सी के पीछे बन रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, अल्लाह आपका भला करे, साइज देखूं तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लार्ज, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीफाइड, कि भाई इमेज का साइज मैग्नीफाई हुआ है। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है कि भाई इमेज का साइज बड़ा हो गया, सही है। और बाकी रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ये रियल और हमारे पास इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड यानी उल्टा बना हुआ है, सही है। तीसरा जो कंडीशन है वो जो हमने स्टडी करना है, अगला जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल प्रिंसिपल फोकस पे है, फोकल पॉइंट जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पास बन गया कॉनकेव मिरर, सही है। ये हमारे पास आ गया पोल, ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार बगैर स्केल के बना लेता हूं यार, मेरा है ना थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। कि भाई ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे है, इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पे, सही है। तो ये ए, ये बी। अच्छा, यहां से दो रेज जा रही हैं, एक अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है तो वापस जाते हुए कैसी जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, सही है, वापस। और अगर एक हमारे पास यहां पे हम अपना चौथा वाला कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि अब यहां से डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से तो नहीं लेके जा सकते, इसीलिए यहां पे हम अपना चौथा वाला कंडीशन, जिसमें हमने कहा था कि भाई पोल से टकराता है, जब पोल से टकराता है तो जिस एंगल से टकराता है उसी एंगल से वापस जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये रेज आपस में कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो पैरेलल जा रही है यानी अभी यहाँ पे तो मिल नहीं रही, लेकिन आगे जाके कहीं मिलेंगी, तो यानी इमेज बहुत दूर जाके बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है, बहुत दूर जाके बन रही है, यानी ये रेज आपस में बहुत दूर जाके मिलेंगी। और हम यहाँ पे लिख देंगे कि एट इंफिनिटी, कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे, बहुत दूर जाके बन रही है। क्योंकि यहां पे तो हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन आगे जाके मिलेंगी तो इंफिनिटी पे मिलेंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जब फोकल पॉइंट पे होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे बनता है, इंफिनिटी पे, और ये होता है हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और यहाँ पे हम इसका कहेंगे रियल भी होती है, और ये आगे जाके इन्वर्टेड ही होगी, सही है। अब ये जो आखिरी कंडीशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है।
आखिरी कंडीशन में होता क्या है हमारे पास कि भाई आपकी बुक में मैग्नीफाइड की जगह इनलार्ज लिखा हुआ है, सही, क्या लिखा है, इनलार्ज लिखा हुआ है। आखिरी जो कंडीशन है वो है हमारे पास कि भाई जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ, P और F के दरमियान, या आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, या आ गया पोल, या आ गया प्रिंसिपल फोकस, या फिर इसको मैं नीचे बना देता हूं, यहां पे हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, ये आ गया प्रिंसिपल फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, P और F के दरमियान में, सही है। एक रूल जो पहला वाला था कि भाई पहले तो ये पैरेलल गई और प्रिंसिपल फोकस से होती हुई चली गई, सही है, यहां तक समझ आ गया। लेकिन दूसरा रूल हम यहाँ पे वो चौथा वाला लगाएंगे कि भाई इससे जैसे टकराई वैसे ही जितना एंगल यहाँ पे यानी प्रिंसिपल एक्सिस और ये इंसिडेंट रे के दरमियान में बना उतना ही एंगल वापस जाते हुए भी बनेगा, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से इन दोनों के रेस के दरमियान का डिस्टेंस पहले कम था और फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यानी रेस का डिस्टेंस आगे जाके बढ़ता जाएगा। तो यानी आगे जाके ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी। तो अब हम क्या कहें कि भाई हमारे पास इमेज कहां पे बन रहा है, इसीलिए हम करते क्या है कि भाई इस रेस को आगे की तरफ इस तरह निकाल देते हैं कि हम बोलते हैं चलो आगे तो मिल नहीं रही, इसका पीछे की तरफ चेक कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे डॉट डॉट करके लेकर गए, सही है, और इसको ऐसे डॉट डॉट करके लेकर गए। तो आप देख सकते हो अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाएं तो ये रेज यहां पे कहीं पे मिल रही है। कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। अब जो मैंने पहले बात बताई कि भाई रेज एक्चुअल में तो नहीं मिल रही, लेकिन हमने क्या किया, पीछे से एक्सटेंड करके डॉट डॉट करके इनको मिलाया है। तो अब ये इमेज रियल नहीं है, ये इमेज क्या है, वर्चुअल है। क्या ये इमेज वर्चुअल है। और दूसरी बात कि भाई ये इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यानी ये इमेज कैसी होगी, सीधी होगी। तो ये इमेज हमारे पास एक तो इरेक्ट है, सही है, जब वर्चुअल होती है तो इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट यानी सीधी होती है। अभी जो केसेस हमने पढ़ा उसमें इमेज उल्टी बन रही थी, लेकिन इसमें इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। और इसका साइज देखो तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो ये इनलार्ज हुआ है। क्या है भाई, इनलार्ज हुआ है। और इमेज कहां पे बन रहा है, मिरर के पीछे, तो हम यहां पे लिख देंगे बियॉन्ड द मिरर, सही है। ये तो हमारे पास ये 5 कंडीशन हो गए। अब जो मैंने आपको पहला वाला छुड़वाया वो इसलिए छुड़वाया कि आप अगर देख सकते हो कि भाई जब हमारे पास जो इमेज का साइज है वो ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, पहले छोटा था, फिर सेम साइज, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, सही है। तो यानी अगर मैं हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो पहला वाला करा रहा हूं, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, वहां से ये रेज ऐसे आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और प्रिंसिपल फोकस से होती हुई वापस चली गई, सही है। इसी तरीके से अगर एक और रे इसमें से ऐसे निकल के आई है तो यहां से होते हुए ऐसे प्रिंसिपल फोकस से ये भी जाएगी, सही है। तो आपके पास देखो दोनों रेस कहां पे मीट हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है। तो इमेज जो है वो एट एफ बनेगा, लेकिन यहाँ पे फोकल पॉइंट पे बनेगा। लेकिन साइज ऑफ इमेज में देखो कैसे कह सकता हूँ, जैसे अब जो भी साइज बन रहा था लेकिन कुछ ना कुछ एरो तो आ रहा था, कभी इतना एरो आया, फिर उससे बड़ा एरो आया, फिर उससे बड़ा एरो आया, फिर उससे बड़ा एरो आएगा, सही है। लेकिन यहाँ पे तो एरो ही नहीं बन रहा, यानी एरो है लेकिन चूंकि बन नहीं पा रहा, यानी इमेज बहुत ही स्मॉल है। यानी अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और अगर आप उसको कॉनकेव लेंस में देख रहे हो, कॉनकेव मिरर में देख रहे हो, तो उस इमेज का साइज बहुत ही छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा है, डिमिनिश्ड। सही है, तो इसीलिए ये कंडीशन मैंने आखिर में कराई कि भाई यहाँ पे इमेज का साइज इतना छोटा होता है कि ये हमें दिखता ही नहीं है। सही है। नेचर इसकी कैसी होगी, नेचर इस जो जैसे बाकियों की थी रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि जो हमारे पास रेज है वो तो मीट कर रही है, तो इसीलिए रियल और इन्वर्टेड है। सही है। अच्छा भाई, अब जरा अपना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो जो बात मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि हमारे बुक का एक क्वेश्चन है कि भाई नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ए में है साइड रियर व्यू मिरर, बी में है टू लोकेट द ब्लाइंड स्पॉट्स ऑन रोड्स ऑफ द हिली साइड, सी में है डेंटिस्ट मिरर। देखो भाई, ए में जो साइड रियर व्यू मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, बी में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा ब्लाइंड स्पॉट वाला, सी में कॉनकेव मिरर यूज होगा। इसकी मैं जरा आपको रीजंस बता देता हूँ कि भाई हमारे पास होता क्या है। मैंने भी आपको बताया था एक बात कि कॉनकेव मिरर जो हमारे पास होता है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो हमारे पास होते हैं वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। वो क्यों कहलाता है, क्योंकि देखो जब ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें जब रेज आके टकराती हैं, इस तरह से रेज आके टकराती हैं, तो जब ये वापस जाती हैं, जब ये रेज वापस जाती हैं, हमारे पास जब कॉनकेव मिरर पर रेज आके टकराती हैं, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट देखोगे जिसपे सारी की सारी रेज आके आपस में मिल रही हैं। तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये अपने पास टकराने वाली सारी रेज को जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो उनको एक पॉइंट पे मीट करवाता है, यानी मिलाता है। तो इस मिलाने को हम कहते हैं कन्वर्ज करना, और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास कॉनकेव लेंस पे जब रेज टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज होने का मतलब ये है कि भाई फैल जाती हैं और मिलती नहीं है एक जगह पे। लेकिन मिलाने के लिए अगर हम इसको मिलाएं तो इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करके मिला सकते हैं, इस तरह से इसको एक्सटेंड करके मिला सकते हैं। यहाँ पे पीछे एक पॉइंट पे मिल रही होती है, सही है, पीछे एक पॉइंट पे मिल रही होती है, और इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरह से पीछे होता है। यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि ये सारी रेज पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से ही होती हुई जाती है। सही है। तो जो बात बताने का मकसद था कि ये रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब बात थी कि भाई हमारे पास कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहाँ का यूज होता है। तो गाड़ी के जो साइड वाले शीशे होते हैं या फिर बीच में जो अंदर शीशा लगा होता है उसमें हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर यानी ये वाला, सही, जो कि लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। वो इसलिए क्योंकि ये देखो आप, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है यानी फैला रहा है, और जिसकी मदद से हमें एक बड़ा फील्ड ऑफ एरिया नजर में आने में मदद करता है। जैसे आप अगर गाड़ी के साइड व्यू मिरर में देखेंगे तो आपको पीछे बहुत बड़ा एरिया नजर आएगा, सही है। लेकिन वो क्यों आता है, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, सही है। दूसरा, हमारे पास जो अक्सर जो टर्न होती हैं, यानी ये जो जैसे ये टर्न है, तो यहाँ पे इस तरफ से गाड़ी आती है और एक इस तरफ से गाड़ी आती है, तो अमूमन एक दूसरे को नजर नहीं आती, तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है जिसमें इस गाड़ी वाले को ये गाड़ी वाला नजर आता है और इस गाड़ी वाले को ये गाड़ी वाला नजर आता है इस मिरर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कौन सा मिरर लगाया है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से जो रेस पड़ती है इस कॉन्वेक्स लेंस मिरर पे, बार बार लेंस कह रहा हूँ, यहाँ से इस गाड़ी से जो रेस इस कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ेंगी तो ये इसको डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने के बाद ये रेज इस पे भी जाएंगी, तो इसको भी ये मिरर में ये वाली गाड़ी नजर आएगी। और इससे जब रेज निकलेंगी तो डाइवर्ज होकर इसके पास आएगी, तो इस गाड़ी वाले को ये गाड़ी इस मिरर में नजर आएंगी। तीसरी बात जो थी, डेंटिस्ट का मिरर जो होता है, डेंटिस्ट का मिरर ऐसे रोड जैसा होता है और आगे ऐसे छोटा सा मिरर लगा होता है। वो अक्सर उसमें दांत देखने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। तो वो इसमें क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि अगर आपने देखा अभी जो हमने एक कंडीशन पढ़ी कि भाई जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के दरमियान बनता है,
फोकस और पोल के दरमियान हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट होता है, अभी आप लोगों ने एक चीज इसमें देखी होगी कि भाई उल्टी इमेज बनना, अब हमने तो कभी देखा नहीं है उल्टी इमेज बनना। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप अपने घर पे जाके एक चम्मच उठाओ, उसका एक गहरा वाला हिस्से में अपनी शक्ल देखो और एक वो जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी एक सीधा करके चम्मच में देखो और एक उल्टा करके चम्मच में देखो, सही है। तो जब आप चम्मच को सीधा करके उसमें अपना चेहरा देखोगे तो आपको अपनी इमेज उल्टी बनी हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे आप अपने इमेज को आप चम्मच को अपने करीब करोगे तो आपकी इमेज सीधी हो जाएगी और हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। वो वजह क्या है कि आपने इमेज को बहुत ही करीब कर, ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत करीब कर दिया। जैसे हम ऑब्जेक्ट पहले पीछे था, फिर यहाँ पे लेकर आए, फिर यहाँ पे लेकर आए और फिर और करीब लेकर आए। यानी जब आप जो ऑब्जेक्ट हो तो आप चम्मच के इतना करीब जाओगे कि भाई उस चम्मच के प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ गए हो आप, तो आपकी जो इमेज है एक तो वो बड़ी बनेगी, आप चम्मच में कभी देखना, और एक सीधी बनेगी। इसीलिए डेंटिस्ट जो होते हैं वो मिरर को इस्तेमाल कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं अपने मिरर में कि भाई एक तो वो दांत उनको बड़ा नजर आए, सही है, दांत उनको क्या नजर आए, बड़ा नजर आए और सीधा नजर आए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि वो मिरर को बिल्कुल दांत के पास में जब पकड़ते हैं तो मतलब ये होता है कि भाई वो दांत उसके प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ गया है। यानी ये मान लो वो दांत है और ये मिरर है, तो ये जो दांत है इस मिरर के प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ गया है। इसी वजह से इस दांत की इमेज उस शीशे में एक तो बड़ी और एक हमारे पास सीधी नजर आती है, सही है। लेकिन अगर आप दूर करके देखोगे, यानी प्रिंसिपल फोकस पे देखोगे या प्रिंसिपल फोकस से बाहर करके देखोगे, तो आपको ये दांत की इमेज छोटी नजर आएगी, सही है। अच्छा, एक ये बात हो गई। बस आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, यही तक खत्म करते हैं। ये हमारे पास जो मिरर का टॉपिक था ये हो गया। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वगैरह देखेंगे। लेक्चर भी बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही मेन पॉइंट है और इन पॉइंट को आपने अपना मजबूत कर लिया तो आपको लेंस पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, वो फिर फटाफट पढ़ेंगे हम, सही है। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।